नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से सुनील बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतिशत जो हमने शुरू किया था उसकी एक क्लास हो चुकी थी। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिशत के हम समझेंगे, पढ़ेंगे। और प्रतिशत में कुछ बेसिक चीज़ें मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात भी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत का मतलब प्रति 100 के हिसाब से कोई भी संख्या अपने आप में 100%। जब उस संख्या की किसी संख्या से तुलना करेंगे तो वह संख्या अपने आप को दर्शा देगी कि कितने प्रतिशत का मान उसका बैठता है। अगर उस संख्या की तुलना उससे बड़ी संख्या से करेंगे तो प्रतिशत का मान 100 से कम आएगा, उस छोटी संख्या से करेंगे तो प्रतिशत का मान 100 से ज़्यादा आएगा। और किसी संख्या की तुलना उसी संख्या से करेंगे तो प्रतिशत का मान 100 के बराबर आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि प्रतिशत में हम जो कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं सबसे पहले हम 1% पे फोकस करते हैं कि 1% का मान क्या आएगा। जो 1% का मान आएगा वो हमारे क्वेश्चन को, हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया पार्ट है उसको हल करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे? आपसे पूछा है कि एक छात्र था, उसको 40% अंक लाने थे। 178 अंक तो वो लेकर आया, लेकिन 22 अंकों से वो अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने अंक वो और लाता जिससे पास हो जाता। और क्वेश्चन ने कहा कि कुल मिला के आपको पूर्णांक कितने थे वो बताने हैं। आप मुझे ये बताओ, विद्यार्थी कितने अंक लेकर आया? 178 अंक। 178 तो वो लेकर आया। अनुत्तीर्ण कितने से हुआ? 22 अंकों से। क्या वो 22 और लेकर आता तो पास हो जाता? क्या बिल्कुल हो जाता। ये आपका आ गया कितना? 200। ये आपका 200 आ गया। यानी विद्यार्थी अगर 200 अंक लेकर आता तो पास हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक थे? 40% अंक आवश्यक थे। तो आपने कहा सर 40% लाता तो भी पास हो जाता और 200 अंक लाता तो भी पास हो जाता। इसका मतलब 40% किसके बराबर? 200 अंकों के बराबर। हमारा 1% किसके बराबर? अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे थे वो हमारा 1% यही है। 40 का भाग दिया कितनी बार? 5 बार। 1% 5 के बराबर बताएं पूर्णांक कितने प्रतिशत? 100%। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर पूरे में से पूरे अंक लाता है तो वो 100% ले आता है। तो पूर्णांक आपके कितने प्रतिशत? 100%। इसका मतलब 1% 5 के बराबर तो 100% किसके बराबर? 500 के बराबर। ये 500 क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। ये परीक्षा के पूर्णांक थे जिसमें एक विद्यार्थी 178 अंक लाकर 22 अंकों से फेल हो गया था। अब देखो पूर्णांक 500 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, बिल्कुल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझेंगे जो बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करने में हमारी मदद करेगी। पहली चीज़ तो आपने ये समझी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उस संख्या में जब हम वृद्धि करते हैं तो वो उसके रेस्पेक्ट में ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है? कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100%। आपने कहा सर ये संख्या अपने आप में 100% थी, उसमें क्वेश्चन ने कहा 20% की वृद्धि कर दी। तो आपने कहा सर इस 100% में हमने 20% की वृद्धि कर दी। जब 20% वृद्धि कर दी तो ये कितना हो गया? 120% हो गया। अब नई संख्या अपने आप में कितने परसेंट हो गई? 120% हो गई। अगर कमी की होती तो आप कहते सर ये 100% संख्या थी, इसमें हमने 20% की कमी कर दी तो रिमेनिंग कितना बच गया? 80% उस संख्या का बच गया। आपने कहा नहीं सर 20% की जगह 25 होता तो यहाँ कितनी आ जाती संख्या? 125 आ जाती परसेंट में। अगर इस 20 की जगह 25 होता तो यहाँ कितनी आ जाती? 75% आ जाती। यानी जितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं वो 100 में जुड़ जाएगा, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% है। और जितना प्रतिशत घटा रहे हैं वो 100 में से कम हो जाएगा, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100%। अगर वृद्धि करते हैं तो 100 के रेस्पेक्ट में वृद्धि होगी, कमी करते हैं तो 100 के रेस्पेक्ट में कमी होगी। ये आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। अब देखिए
क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तब परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। हम संख्या कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं कि वह संख्या 100 थी, उसमें वृद्धि कितनी की 20%। अपने आप में ये 100% थी, 20% वृद्धि की तो संख्या 120% हो गई। यहाँ जो भी प्रतिशत है उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, 100 का भाग दे दिया। अब अगली चीज़ पे हम बात करते हैं, ये परिणामी संख्या हो गई, इसको हल करेंगे जो कुछ भी आएगा वो अलग बात है, ये परिणामी संख्या हो गई। वो कह रहा है परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी, तो इसमें फिर से 20% की वृद्धि कर दी तो 120% हो गई। 120% का प्रतिशत हटाने के लिए हमने 100 का भाग दे दिया। हल किया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये सारे जीरो कट गए, 12 × 12 कितना आया 144। संख्या पहले हमने कितनी मानी थी 100, अब कितनी होगी 144, तो वृद्धि कितने की हुई 44 की, और 100 के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट हो गई 44%, यानी मूल संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई 44%। आपने लगातार 20% प्लस 20% दो प्रकार की वृद्धि की तो कुल मिला के संख्या में कितनी वृद्धि होगी 44% वृद्धि होगी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। आयत के क्षेत्रफल में देखो कोई भी आकृति है उसका क्षेत्रफल हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो दो विमाएँ होती है, या तो लंबाई चौड़ाई होती है, आप दो भुजाएं कह सकते हैं, लंबाई चौड़ाई हो सकती है, आधार ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा है कि उसकी सभी भुजाएं या सभी विमाएं समान है तो वही विमा दो बार आती है। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्या का स्क्वायर आता है, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का स्क्वायर आता है, यानी कोई भी भुजा अगर एक ही भुजा है उसमें जो समान है सभी तरफ तो उस भुजा का स्क्वायर आएगा, अलग अलग है तो किन्हीं दो भुजाओं का गुणनफल आएगा। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, आपको हल कैसे करना है जो अभी आपने समझा उसी प्रोसीजर से करना है। आपने क्षेत्रफल कितना मान लिया 100 मान लिया, लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ता है, लंबाई घटाते हैं तो आयत का क्षेत्रफल घटता है, चौड़ाई बढ़ाते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ता है और चौड़ाई घटाते हैं तो आयत का क्षेत्रफल घटता है। ये कैसे, इस चीज़ का मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये एक मैंने आयत लिया जिसकी कुछ लंबाई है, मैंने क्या किया इस आयत की चौड़ाई को तो मैंने फिक्स रखा और इसकी लंबाई को मैंने बढ़ा दिया। अब देखो इसके और इसके क्षेत्रफल में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई। आपने कहा नहीं सर ये जो आयत था इसकी चौड़ाई को हमने घटा के कम कर दिया, तो आपने चौड़ाई को घटाकर कम किया, ये लंबाई को घटाकर आपने कम कर दिया। देखो पहले लंबाई हमने बढ़ाई तो क्षेत्रफल बढ़ा, अब लंबाई हमने घटाई तो क्षेत्रफल घटा। आप इसी प्रकार से अगर चौड़ाई में परिवर्तन करते हैं, इसकी लंबाई में वही रखता हूँ और मैं चौड़ाई को कम कर देता हूँ। देखो लंबाई बराबर है लेकिन आपने चौड़ाई कम कर दी, जैसे आपने चौड़ाई कम की तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लंबाई को समान रखते और चौड़ाई को बढ़ाते, आप चौड़ाई को इस प्रकार से इतना कर देते तो ऑब्वियसली फर्क सामने दिख रहा है, आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखो ये एक आयत था, इसकी लंबाई बढ़ाई तो क्षेत्रफल बढ़ गया, इसका क्षेत्रफल कम है इसका ज़्यादा है। इसकी लंबाई आपने घटा दी, चौड़ाई वही है, कम कर दी तो इसका और इसका क्षेत्रफल इसका कम हो गया। आपने चौड़ाई की बात की, आपने कहा सर लंबाई वही है, जितनी लंबाई इस आयत की है उतनी इसकी है उतनी इसकी, लेकिन इसमें आपने चौड़ाई को कम कर दिया, इसमें चौड़ाई को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली इससे इसका क्षेत्रफल कम है क्योंकि चौड़ाई कम है और इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है, यानी लंबाई बढ़ी क्षेत्रफल बढ़ा, लंबाई घटी क्षेत्रफल घटा, चौड़ाई बढ़ी क्षेत्रफल बढ़ा, चौड़ाई घटी क्षेत्रफल घटा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल आपका एरिया है वो बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो घटेगा, इस चौड़ाई को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और चौड़ाई को घटाओगे तो घटेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल होता है। तो इस प्रकार से कोई भी आकृति है उसके क्षेत्रफल में विमाओं के अनुसार परिवर्तन आता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो हम विमाओं को केवल और केवल 2 बार लेंगे, अगर आयतन की बात है तो विमाओं को या भुजाओं को कितनी बार लेंगे 3 बार लेंगे। अब देखो आपने क्षेत्रफल कितना मान लिया 100 मान लिया, क्वेश्चन ने कहा कि 10% की वृद्धि होती है, तो आपके अनुसार 100% क्षेत्रफल था, 10% आपने लंबाई बढ़ाई तो क्षेत्रफल 110% हो गया। प्रतिशत को उठाने के लिए हमने 100 का भाग दे दिया।
फिर चौड़ाई की बात करें तो 10% कमी कर दी, तो पहले 100% था तो चौड़ाई को 10% कम करने से 10% कम हो गया, 90% बचा, तो 90/100 कर दिया हमने। प्रतिशत को उठाने के लिए 100 का भाग दे दिया। 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 11 × 9 कितना बचा? 99 बचा। पहले कितना था? 100, अब कितना? 99। यानी कितना फर्क आया? 1% का। 1% कम हुआ या ज़्यादा हुआ है? कम हुआ है, तो 1% की कमी हो गई। अब देखो 10% लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अब देखो वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है? 2 बार, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी बार आई? 2 बार। यानी वृद्धि वही 2 बार करनी है, लेकिन उसी भुजा में करनी है। आपने क्या किया? वर्ग का क्षेत्रफल कितना मान लिया? 100 मान लिया। वृद्धि कितनी? 10%, तो कितना आ जाएगा? 110/100। अगर कमी होती तो 10 की जगह आता 90, 10%, ये 110 की जगह आपका 90 आता। आपने इसको फिर से लिखा 110/100। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी अगर कोई समान भुजाएं हैं तो वो एक ही भुजा 2 बार लिखी जाएगी क्षेत्रफल के मामले में। हल किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 का स्क्वायर कितना? 121। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100, अब कितना? 121। तो कितनी वृद्धि हुई? 21% वृद्धि। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 21%, यानी बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि कर देने पर, सेम क्वेश्चन है, 30% वृद्धि कर दी, वही क्वेश्चन आपने कहा सर क्षेत्रफल 100, भुजा अपने आप में 100% बढ़ाया 30%, तो उसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल कितना? 130/100, और क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी बार आएगी? 2 बार, क्योंकि हम वर्ग की बात कर रहे हैं। हल किया, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 13 का स्क्वायर 169। तो 69%, 69% आपकी वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितनी? 69%। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 69। किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर उसकी त्रिज्या या व्यास में जो परिवर्तन करते हैं वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होता है। मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वृत्त की परिधि की बात कर रहा हूँ। आपने जितना परिवर्तन उसकी त्रिज्या या व्यास में किया, वृत्त की आपने रेडियस में किया या डायमीटर में किया, उतना का उतना परिवर्तन उसकी परिधि में होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो कोई भी भुजा आपको पता है समान है तो 2 बार आएगी, तो त्रिज्या है वो 2 बार आएगी। क्वेश्चन ने कहा कि त्रिज्या को हमने 50% बढ़ा दिया। हम चेक करते हैं क्षेत्रफल आपने कितना माना? आपने क्षेत्रफल माना 100। क्वेश्चन ने कहा 50% वृद्धि करने पर, तो पहले अपने आप में 100% था, त्रिज्या अपने आप में 100% थी, त्रिज्या आपने 50% बढ़ा दी तो 150/100, और कितना आ गया? 150/100। हल किया, 4 जीरो सारे कैंसिल हो गए, 15 × 15 कितना आया? 225। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100, अब कितना? 225। कितना बढ़ा? 125%। यानी वृत्त की त्रिज्या अगर 50% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। हमने निकाला 125% और हमने 12.5% पे क्लिक कर दिया, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? क्लियरली देखना है कि हमारा आंसर क्या है और ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। देखिए सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 12.5% और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 125%। हमें ये गलती कतई नहीं करनी है। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया 125%, लेकिन एग्ज़ाम में जो प्रेशर रहता है, जो दबाव रहता है हम पर कि कैसे क्या करना है, घबराहट रहती है, उसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। तो विशेष करके ऑप्शन ध्यान दें। आंसर कितना? 125%। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटी सी ट्रिक से आपका हल हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, ये अनिल और ये दीपक, अधिक ऊंचाई किसकी है, अनिल की। किसकी ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से। अब दोनों में से मुझे एक 100 मानना है कि किसी एक की ऊंचाई 100 है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो मैं 100 मान लेता हूँ। आप एक्स वाई जेड 20 50 80 90 कुछ भी मान सकते हो, आंसर उससे आएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। हम 100 मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। आपने दीपक की ऊंचाई कितनी मान ली, 100 मान ली। आपने क्या किया, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई 60% अधिक है तो कितनी आ गई, 160 आ गई। क्वेश्चन ने कहा लिखा तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। किसकी ऊंचाई, दीपक की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। मुझे ये बताओ कम कितनी है, 60। अब ये 60 कम है किसकी ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से। अनिल की ऊंचाई कितनी, 160 इंटू आपने क्या कर दिया, 100 कर दिया। किसके लिए, प्रतिशत के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कितने प्रतिशत कम है। हल किया, 0 से आपका 0 चला गया, 6 का आधा 3 और 16 का आधा 8, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, यानी कितना आया 75/2। और 75 का मतलब 37 से 1/2%। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। अब आपने क्या किया, ऑप्शन देखा, ये यहाँ पर 1/2 बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से छोटा सा छपा हुआ है, तो ये आपका 37 से 1/2% ऑप्शन में छपा हुआ है। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो ये 1/2 यहाँ बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। आपको इस हिसाब से आंसर आपका कितना, 37.5%। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको शॉर्ट में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्ट में हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में कैसे करना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, कोई एक चीज़ गिवन होगी और दूसरी रिक्वायर्ड होगी। हमेशा एक अधिक देगा, कम वाली पूछेगा, कम देगा तो अधिक वाली पूछेगा। लंबाई चौड़ाई आयत की और ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, खपत वाले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम आगे प्रैक्टिस सेट में इसी क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी हल करेंगे। आपने क्या किया, आपने 60% अधिक वाला देखा। देखो दिया हुआ क्या है, 60% अधिक। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना, सबसे पहले कितना आएगा, 60 आएगा। अधिक दे रखा है तो बट्टे में 100 से अधिक आएगा। जो दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं। कम दे रखा होता तो बट्टे में 100 से 60 कम आता। इंटू 100 करेंगे, जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि अधिक दे रखा है तो बट्टे अधिक आएगा, तो कम वाला पूछेगा तो कम वाला आ जाएगा। आपको कितना दे रखा है, अधिक दे रखा है, तो बट्टे में अधिक कर दिया। कितना कर दिया, 160 इंटू 100 बराबर। हल किया, वो कितना, 37 से 1/2। दोबारा ध्यान दो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बट्टे में वो आएगा, ऊपर तो वही आएगा जितने प्रतिशत कम या अधिक है। कितने परसेंट अधिक, 60 तो 60 आ गया। बट्टे में अधिक है तो 160, कम होता तो 100 - 60 40 आ जाता। इंटू 100 किया, जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से, ये ऑप्शन में दोबारा क्लियर लिख देता हूँ, ये है 9 से 1/11 और ये ऑप्शन है 8 से 1/11 और ये ऑप्शन है 7 से 1/11 और ये ऑप्शन है 10 से 1/11। ये बिल्कुल थोड़ा छोटा लिखा हुआ है 1/11, जो भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में क्लियरली दिख नहीं रहा। 10% अधिक है एक्स वाई से। देखो एक्स वाई से 10% अधिक है। अगर मैं हमारे मेथड की बात करूं तो अधिक दिया हुआ है तो ऊपर तो 10 ही आएगा, बट्टे में कितना आएगा, 110 इंटू 100 किया, 0 से 0 चला गया, 100/11%। तो आपने 100/11 लिख लिया। इसको अगर लिखो तो 9 से 1/11% आ जाएगा। तो एक की अधिक है तो कम वाले कितनी कम है, 9 से 1/11%। और 9 से 1/11% आपका किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। उसने कहा कि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई को कितना माना, 100। तो एक्स कितना हो गया, 110। तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, वाई किससे, एक्स से कितना कम है, 10। और कम किससे, एक्स से, तो बट्टे में एक्स की वैल्यू आएगी। इंटू 100 करेंगे, आंसर आपका वही 9 से 1/11%। अगला क्वेश्चन,
यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो सीधा सीधा हमारा जो प्रोसीजर था, कम है तो बट्टे में कम आएगा। कितना कम है? 50%। 100 में से 50 कम किया, बट्टे में भी कितना आया? 50 इंटू कितना कर दिया? 100 कर दिया। 50 से 50 चला जाएगा तो कितने प्रतिशत अधिक आएगी? 100% अधिक आएगी। आपका आंसर कौन सा? सी आंसर राइट हो गया। हम समझें तो ऐसे समझे ए और बी। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की हमने कितनी मानी? 100, तो ए की कितनी होगी? 50। अब देखो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? किसकी आय? बी की आय ए से कितनी है? दुगनी है, क्योंकि 50 का दुगना 100, तो 100% अधिक हो गई। नहीं समझे तो कितनी अधिक है? 50 अधिक है। किससे? ए से। ए का मान कितना? 50 इंटू 100 करेंगे, वो का वो आंसर हल किया बराबर 100% अधिक। बस आपको ये ध्यान रखना, कम है तो बट्टे में कम आएगा, अधिक है तो बट्टे में अधिक आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूरे मूल्य पर लाने तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? सेम क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। वैसे तो आप अगर हमारे मेथड से हल करो, जो अपना मेथड है धुआंधार मेथड, तो उससे आपने कहा कि 20% की कटौती कर दी गई यानी कमी कर दी गई, तो ऊपर तो 20 आएगा, बटे में कमी की गई तो कितना आएगा? 80 आएगा। इंटू कितना कर दिया? 100 कर दिया। 20 से कितनी बार? 4 बार। 4 से 100 कितनी बार? 25 बार। यानी वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? 25% करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई। वस्तु का मूल्य कितना? 100, कटौती कितनी? 20%, बचा कितना? 80। इसे पूर्व मूल्य पर लाने तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? 80 में कितने परसेंट वृद्धि करेंगे? 100 आ जाए। तो आपने कहा सर 80 में 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, और वृद्धि किस में की है? 80 में। प्रतिशत कितने की है? आपने हल कर लिया, कितने परसेंट आया? 25%, क्योंकि 20 है वो 80 का 25% है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। देखो भाव कितने परसेंट बढ़ गया? 40%। क्वेश्चन कह रहा है कि भाव 40% बढ़ा है तो खपत है वो उतनी रखनी है। थोड़े ऑप्शन में आपके यहाँ लिख देता हूँ। 24/4/7%, और ये है 28/4/7%, और ये है 29/4/7%, यानी सारे 4/7% वाले हैं। 30/4/7%, ये आपके ऑप्शन है। ये 4/7 थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आपको क्लियरली दिखाई दे जाए इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। क्वेश्चन ने कहा 40% वृद्धि। पहली चीज आप ये समझ गए कि सर वृद्धि की बात कर रहा है तो ऊपर तो 40 ही आएगा, चाहे कमी है या वृद्धि है। बट्टे में कितना आएगा? 40। 100 में प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा? 140 आएगा। आपने लिखा 40/140 इंटू 100। हल करते हैं। 0 से 0, 4 का आधा 2 और 14 का आधा 7, यानी 200/7। भाग दिया 7 का, 7 इंटू 2 14, 6 बचा 6, कितना? 60 हो गया। 8 बार 8 इंटू 7 56, बचा 4, तो 28/4/7%। कौन सा ऑप्शन? 28/4/7% आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28/4/7 वाला। हुआ क्या कि भाव में 40% वृद्धि हुई, परिवार ने क्या किया? खपत में 28/4/7% कमी कर दी। अब उनका खर्चा बराबर है, क्योंकि पहले वो जितना ज़्यादा यूज करते थे कंजप्शन, वो अब उसका कंजप्शन उन्होंने कम कर दिया। भाव बढ़े तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा। अगर इसको ये यहाँ पर भाव घटते तो कंजप्शन वो बढ़ा सकते थे उस खर्चे को मेंटेन रखने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि भाव बढ़े तो मात्रा जो हम खरीद के लाए वो कम आई, या भाव घटते तो हम उतना ही अमाउंट हम उतना ही पे कर रहे जितना पहले कर रहे थे। अगर भाव घटते तो उसी अमाउंट में मात्रा है वो ज़्यादा आती। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होगी। अभी जो क्वेश्चन था वो 40% का था, यहाँ पर 20% का है। आपको हमारे प्रोसीजर से सीधा सीधा समझ लेना है कि 20% वृद्धि, तो आपको कितना लिखना है? 20 लिखना है। बट्टे में कितना? 120 इंटू 100 कर दिया। अब जो भी कमी वाला सीन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। हल किया, 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार? 6 बार। 6 का आधा 3 और 100 का आधा कितना? 50। ये आपका 50/3 ऑप्शन में मिले तो ठीक है, नहीं तो हल कर लेंगे। 16 से 2/3,
मिले तो ठीक है, नहीं आगे फिर से हल कर लेंगे। 16.66 ये सारे प्रतिशत में जो कोई ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन में। देखो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 16%, दूसरे में लिखा हुआ है 16/2/3%, तीसरे में लिखा हुआ है 16/1/3% और चौथे में लिखा हुआ है 18%। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 16/2/3% कौन से में? बी आंसर में आपका 16/2/3% हो जाएगा राइट आंसर। आपको वही करना है। इस चीज़ को आप चाहो तो 100 और 20 लिख के और 20 में वर्दी और वापस कमी कितने की उस हिसाब से भी आप हल कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा ध्यान रखो, अगर वृद्धि है तो बट्टे में प्लस होगा, कमी है तो बट्टे में माइनस होगा। किस में से? 100 में से, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100%। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी? ये ऑप्शन सारे 91 वाले। देखो 91 सही 3/4, 91 सही 2/3, 91 सही 1/3, 90 सही 2/3। ये आपके ऑप्शन है। जो थोड़े क्लियर नहीं दिख रहे हैं उस चीज़ों को मैंने अलग से लिख दिया है। शुद्ध सोना 24 कैरेट। क्वेश्चन ने कहा कि अगर 22 कैरेट होता तो कितने % शुद्धता होती? शुद्ध सोना 24 कैरेट। तो आपने कहा सर अगर मैं 24 कैरेट सोना लाया तो इसमें शुद्ध कितना? 24 का 24। क्वेश्चन ने कहा आप 24 कैरेट के हिसाब से लाए लेकिन उसमें शुद्धता 22 कैरेट की है। तो आप मुझे ये बताओ शुद्ध कितना है? 22 कितने में से? 24 में से। आप ये समझो कि 24 ग्राम सोना है वो 24 कैरेट है। अब आप लेके आए 24 कैरेट, लेकिन उसके अंदर 22 कैरेट ही शुद्ध आया है, तो 2 कैरेट है उसमें अशुद्धियाँ आई है। लेकिन आप लेकर कितना है? 24। साधारण भाषा में समझें तो 22 शुद्ध है कितने में? 24 में। इंटू 100 कर दिया आपने। आंसर हल किया। 22 का आधा 11 और 24 का आधा 12। इसको हल कर लें। 4 से ये 3 बार और 4 से ये 25 बार, यानी कितना आया? 275/3। हल किया 9 1 2/3, यानी 91 सही 2/3, 91 और 2/3 इतना आपका बच्चा। और 91 सही 2/3 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना 24 कैरेट है तो भाग 24 का लगेगा, क्योंकि शुद्ध सोना 24 होता है, उसमें से शुद्धता 22 ही है, तो 22/24 × 100। अगर वो कहता है कि 20 कैरेट है तो 20/24 × 100, उस प्रकार से हल हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत क्या है? ये चीज़ें हम कुछ अनुपात में और समझेंगे। फिलहाल हम कुछ बेसिक चीज़ों पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा सर 3:2। एक तो आपका सोना और दूसरा आपका तांबा। सोने का मतलब गोल्ड है। सो मत जाना कि सोना यानी कि सोने का कह रहे हैं और आप सो जाएं, ऐसा नहीं करना। ये सोना है गोल्ड, ये स्लिप वाला सोना नहीं है। और जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं और हमारी प्रैक्टिस बहुत ही कम होती है किसी सब्जेक्ट को लेकर, या किसी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट कम होता है, तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं और हमें नींद आने लग जाती है। उसका एक इलाज है, जब भी आपको नींद आए सो जाओ। कितनी देर आएगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। उठ जाओ और उठते ही मुँह धो और पढ़ाई शुरू कर दो। अभी नींद से उठें हाथों हाथ तो नींद वापस आएगी नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि नींद नहीं आए तो उसका एक इलाज है, जब नींद आए तब सो जाओ और उठते ही वापस पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप उठते ही वापस शुरू करते हैं फिर नींद आने लग जाए तो फिर सो जाओ, फिर उठो और उठते ही पढ़ाई शुरू कर दो। अगर फिर आने लग जाए इसका मतलब गड़बड़ है। फिर आपको बैठ के नहीं पढ़ना है, सो के नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे टहलते हुए पढ़ना है, घूमते हुए। फिर आपको नींद नहीं आएगी और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी होगी। और पढ़ने का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो। कब तक? जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। सिलेक्शन के बाद भी आजकल कुछ गारंटी कम रहती है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या कुछ और गड़बड़ होगी, क्योंकि पहले कई रिजल्ट आए जिसमें रिजल्ट 2 बार आए, तो जो किनारे पर थे तो वो बाहर गिर गए और कुछ किनारे वाले अंदर आ गए। तो तब तक पढ़ाई करो, तब तक रिवीजन करो, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है और अच्छा रिजल्ट देना है। और आज से ही नहीं, अभी से पढ़ाई शुरू करनी है अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो।
और डेली का जितने आपके सब्जेक्ट है कम से कम एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देंगे और रेगुलर देंगे, डेली देंगे। किसी दिन आपका 2 दिन का ब्रेक आ जाता है तो अगले दिन आप जितना पढ़ते हैं उससे 3 गुना पढ़ेंगे। अगर आप डेली 5 घंटा पढ़ते हैं, 2 दिन आपका किसी कारण ब्रेक आ गया तो अगले 2 दिन आप 10-10 घंटे पढ़ के और 2 दिन में जो आपका लॉस हुआ है उसको आप कवर कर लेंगे। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है और हर हाल में सिलेक्शन निकालना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़रूरतें पूरी करेगी, हमारी इज्जत को, मान सम्मान को बढ़ाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होती है। सोना आपका कितना? 3 भाग और तांबा कितना? 2 भाग। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण, मैं मान लेता हूँ 5 ग्राम का आभूषण है। कितने ग्राम का? 5 ग्राम का। उस 5 ग्राम में 5 का क्यों माना? देखो ये आभूषण है, कितने भी ग्राम का है। आप ये देखो उसमें सोना कितने ग्राम? 3 ग्राम और तांबा कितना? 2 ग्राम। तो कुल मिला के आभूषण कितने ग्राम का? 5 ग्राम का। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है आभूषण में सोने का प्रतिशत। आभूषण कितने ग्राम का? 5 ग्राम का। 5 में से सोना कितना? 3। आपने सीधा सीधा लिखा कि 3 ग्राम सोना कितने ग्राम में? 5 ग्राम में, इंटू 100 किया आपने प्रतिशत के लिए। 5 से कितनी बार? 20 बार। 20 इंटू 3 कितने प्रतिशत आया? 60%। अब आप देखो 60% वाला आपका कौन सा ऑप्शन है? वो राइट है। तो आपका ए ऑप्शन है वही 60% दिखा रहा है। अगर वो कहता कि तांबा कितने प्रतिशत है तो तांबे के लिए हम कहते सर, पहली चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो भी आभूषण है अपने आप में 100% है। 60% तांबा तो 40%, वो 60% सोना तो 40% तांबा। नहीं तो हम निकाल सकते हैं तांबा कितना? 2 ग्राम। कितने ग्राम में? 5 ग्राम में। इंटू 100 किया, 5 से 20 बार आ जाता, कितने प्रतिशत आता? 40%। ये तो आपका तांबा आया है और ये आपका सोना आया है। लेकिन सोना नहीं है, पढ़ाई करना है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है। 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा? कितना मूल्य बचेगा और कितना अवमूल्यन हो जाएगा? ये बहुत समझने वाली बात है। देखो यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वस्तु मान लेते हैं 100 रुपये की है। हर वर्ष इस वस्तु में 10% रेट है, वो इसका मूल्य है वो टूट जाता है, मूल्य में ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है। ऐसी कुछ भी चीज़ें आपको कहे, कुछ चीज़ें हैं जिनके मूल्य में समय के हिसाब से वृद्धि होती है, कुछ वस्तुएं हैं जिनके मूल्य में समय के हिसाब से कमी होती है। ये एक वस्तु 100 रुपये की है, हर साल इसमें 10% की कमी होती है। तो आपने कहा सर 10% कमी हो गई, ध्यान से समझना चीज़ को। 1 साल बाद तो 100 रुपये की थी, 10% कमी होगी, 10 रुपये कमी हो गई, तो 1 साल बाद मूल्य कितना बचा? 90 रुपये। ये 1 साल बाद बचा है। उसके 1 साल बाद यानी टोटल कितने हो गए? 2 साल हो गए। ये टोटल यहाँ का टाइम पीरियड है वो 2 साल हो गया। 1 साल बाद फिर से कितनी कमी हुई? 10% कमी हुई। अब आपको पता है 90 का 10% कितना आएगा? 9 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं निकाल के बता देता हूँ। 90 का 10% बट्टे 100 किया प्रतिशत हटाने के लिए तो आपका कितना आया? 9 आया। 90 में से कितना रुपया टूट गया? 9 रुपया टूट गया। बचा कितना? 81 रुपये। 2 साल बाद उसका मूल्य बचा कितना? 81। लेकिन अवमूल्यन कितना हो गया? 19%। कितने परसेंट? 19%। क्यों? पहले साल 10 और दूसरे साल 10। ये 10 और 10 20 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले साल जो टूटेगा वो 100 में टूटेगा, अगले साल जो मूल्य टूटेगा वो 90 में टूटेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें अलग अलग टुकड़ों में नहीं करना है, हमें एक साथ हल करना है। और एक साथ हल कैसे करना है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखो प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है, क्वेश्चन ने ये कहा। आपको सीधा सीधा लिखना है। आपने कहा मूल्य मान लेते हैं 100, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 100 था, 20% कमी हो गई, बचा कितना? 80। 1 वर्ष बाद फिर कितना? 80। 2 वर्ष बाद, क्योंकि हर साल कितना हो रहा है? 20-20 हो रहा है। अगर ये यहाँ पर अलग अलग बात करता कि अगले साल 10 होगा, अगले साल 5 होगा, तो हम यहाँ पर 80 करते, यहाँ पर 90 करते, यहाँ आगे 95 करते, इसी प्रकार से हल कर लेते। 2 साल बाद का पूछता तो 2 बार लिखते, 3 वर्ष बाद का पूछा तो 3 बार लिखेंगे। 80/100। ये आपका 100 से 100 चला गया, 1 2 3 1 2 3 1 0 बच गया। 8 का क्यूब कितना? 512। 512/10 यानी कितना आया? 51.2%। देखो 100 था वो 51.2% बचा है। वो कहता कि मूल्य कितना रह जाएगा,
तो आपने कहा कि सर 51.2 रह जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि कितना अवमूलन हो जाएगा। तो अवमूलन कितना हुआ, वस्तु कितने की थी 100 की, कितने की रह गई 51.2 की, तो कितना आ गया 48.8% अवमूलन हो गया। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा 48.8%। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसा हमने पहले क्वेश्चनों में समझा, वृद्धि हो रही है तो 100 के रेस्पेक्ट में वृद्धि करते जाएंगे, कमी हो रही है तो 100 के रेस्पेक्ट में कमी करते जाएंगे। जितनी वृद्धि या कमी हो रही है उस प्रकार से हमारी चीज़ें सोल्व होती जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। इन चीज़ों को मैं आपको एक क्लियरली समझा देता हूँ एक सिंपल से क्वेश्चन से। 10% लिया है मैंने, इसको यहाँ 81,000 जो कुछ लिखा है मैं 10% के हिसाब से समझाता हूँ। मान लो एक वस्तु का मूल्य 4,000 रुपये है, वो कहता है कि इस वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% वृद्धि होती है। तो आपने कहा सर 1 साल बाद 120% हो जाएगा और उससे 1 साल बाद फिर से 120% हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं अलग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्वेश्चन मान लिया कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 4,000 रुपये, एक गाँव की जनसंख्या मान लो आप 4,000 है, हर साल गाँव की जनसंख्या में 20% वृद्धि होती है। वह क्या हर साल 20% बढ़ेगा, 1 साल बाद इतना, 2 साल बाद इतना। अगर वो कहता 3 साल बाद तो फिर से 120/100 आ जाता, 4 साल बाद फिर से 120/100 आ जाता। लेकिन जनरली क्वेश्चन 2 या 3 साल का आता है, क्योंकि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर या क्यूब आपको याद होता है, आपको निकालना होता है। 12 का स्क्वायर और क्यूब आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 12 का क्यूब 1728 यानी 1728 होता है। अब आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको हर हाल में याद होने चाहिए छोटे मोटे स्क्वायर और क्यूब, और वो आपको याद करने कंपटीशन में बने रहने के लिए। आपने इसको हल किया, 2 0 2 0 1 0 1 0, ये 2 0 उड़ा ले गए। 12 का स्क्वायर कितना 144 इंटू, देखो 4 इंटू 0 कितना 40। मैंने इसको हल किया 0 16 16 और 1 17, 4 और 1 5, 5760, 5760। देखो गाँव की जनसंख्या 4,000 थी, हर साल 20% वृद्धि होने की वजह से 2 साल बाद कितनी होगी 5760 हो गई। इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करता हूँ और मैं इस 4,000 को गायब कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% वृद्धि होती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 5760 है, तो 2 वर्ष पहले क्या थी। तो आपने कहा सर गांव की वर्तमान जनसंख्या हम P मान लेते हैं, ये 120/100 1 वर्ष बाद और 120/100 2 वर्ष बाद। अब देखो 2 वर्ष बाद वाली आपको दी हुई होती कितनी 5760, हल करते तो ये 100 गुणा में आता और 120 भाग में आता। आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान से बाद की पूछे तो जो भी कमी या वृद्धि है वो गुणा में और 100 भाग में आएगा। वर्तमान से पहले की पूछे जो या कमी या वृद्धि है वो भाग में और 100 गुणा में आएगा। क्यों, क्योंकि ये पक्षांतरण होकर जो भी वैल्यू है इस तरफ जाएगी तो भाग वाली गुणा में और गुणा वाली भाग में हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ने कहा कि संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले क्या था। अब मैं क्वेश्चन को सीधा सीधा लिख रहा हूँ, वर्तमान मूल्य कितना 81,000, 2 वर्ष पहले। तो आपको पता है यहाँ जो भी मूल्य है उसके गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में आ जाएगा। तो भाग में कितना 100 था वो गुणा में आ गया और प्रतिवर्ष 10% कम होता है, तो 100 में से 10 कम हो गया, बचा कितना 90। 1 साल पहले और 2 साल पहले इतना था। हल किया, 2 0 आपके कैंसिल आउट हो गए, 9 को 9 से गुणा किया 81 आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 के आगे 3 और 2 5 0, कितना आया 1 लाख रुपए। तो 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य कितना था 1 लाख रुपए। 1 के आगे कितना 5 0, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगर यही चीज़ वो इस प्रकार से लिखता कि जनसंख्या 81, ये मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष बाद क्या होता, तो आप कहते 81,000 इंटू 90/100 1 साल बाद और 90/100 2 साल बाद, 3 कहता तो एक बार 90/100 और आता। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हल होगा, चाहे वो जनसंख्या वाला हो चाहे वो किसी संपत्ति के मूल्य वाला हो। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करेंगे, कमी हो रही है तो कमी करेंगे। वर्तमान से पहले की बात करें तो वृद्धि या कमी भाग में और 100 गुणा में आएगा। वर्तमान से बाद की बात करें तो वृद्धि या कमी जो भी है वो गुणा में आएगी और 100 भाग में आएगा। दोनों चीज़ों का आपका विशेष करके
नॉलेज में रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए, वरना हम बेसिक से करेंगे तो पहले हम 21,000 का 10% निकालेंगे, उससे जो कुछ भी आएगा फिर वापस इसका 90% निकालेंगे, इस प्रकार से काफ़ी लंबी जोड़ी प्रोसीजर हो जाएगी। लेकिन ये सीधा सीधा कैलकुलेट करके आपका आंसर दे देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% वृद्धि हुई, पहले वर्ष 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। दोनों चीज़ें अलग अलग दे दी कि पहले साल तो बढ़ रही है और दूसरे साल घट रही है। तो पहले साल बढ़ी और दूसरे साल घटी, ओवरऑल क्या रहा ये आपसे पूछ रहा है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उनकी जनसंख्या 7,980 हो गई तो पहले वर्ष के प्रारंभ में क्या थी, इसका मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा है। आपने सीधा सीधा लिखा 7980, ये वर्तमान है और पहले की पूछ रहा है 2 साल पहले की, तो पहले क्या हुई थी 5% वृद्धि। अब आपको पता है पहले की पूछ रहा है तो 100 तो गुणा में आएगा, बट्टे कितना आया 105 इंटू 5% की कमी तो 100 तो गुणा में आएगा और 95 भाग में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले की पूछ रहा है, ये कह रहा है 2 साल के लास्ट में ये होगी, तो 2 साल के पहले यानी पहले साल के प्रारंभ में क्या थी, पहले की बात कर रहा है, तो 100 गुणा में और जो भी कमी या वृद्धि हो रही है वो भाग में आ गई। आपने हल किया, देखो 19 से मैं इसको हल कर देता हूँ, 19 से 5 बार, 19 से 4 बार और 38, 19 से 2 बार 420 आ गया, 5 से इसको काट दिया आपने 8 बार और 4 बार, और 21 से ये 4 बार और 21 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, 20 इंटू 4 कितना आया 80, 2 जीरो आपके ये बच गए, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 8,000 हो गई। यानी पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी 8,000 थी, फिर एक साल 5% बढ़ी और फिर अगले साल 5% घटी, तो वर्तमान में कितनी हो गई थी 7,980। तो आपका आंसर प्रारंभ में कितनी थी, पहले वर्ष के प्रारंभ में 8,000। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत, ये ध्यान रखना वार्षिक बचत दे रखा है कितनी 14,400 रुपये है, तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय आपको निकालनी है, वार्षिक बचत उसने 14,400 दी है। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं मासिक बचत निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा सर एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, 12 महीनों की बचत 14,400, तो एक महीने की बचत 12 का भाग दे दिया, कितनी बार आया 12 बार, यानी एक महीने की कितनी बचत हुई 1,200 रुपये, क्योंकि उसने मासिक आय पूछी है। अगर वो यहाँ कहता वार्षिक आय ज्ञात करो तो हम सीधा 14,400 लेते, उसने कहा मासिक आय ज्ञात करो तो हम मासिक निकालेंगे। ध्यान रखना वार्षिक के हिसाब से करोगे तो वो ऑप्शन में भी मिल सकता है। मासिक बचत 1,200 रुपये, उसने कहा आय ज्ञात करो। आपने कहा सर उसकी आय जो भी है ना उसको मैं आय मान लेता हूँ, इनकम। 20% बच्चों की शिक्षा पर आय जो भी थी अपने आप में कितने परसेंट थी 100%, उसने खर्च कर दिया कितने परसेंट 20%, बचा कितना 80%। ये 80% शेष है, बिल्कुल 20% खर्च किया 80% शेष है। क्वेश्चन ने लिखा शेष का 40%। अब ये कुल आय का 40 नहीं कह रहा है, शेष प्रतिशत जो 80% बची हुई है उसका 40%। इसको हल किया आपने 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना 60% बचा, तो 60 बच्चे 100 हो जाएगा। तो देखो बच्चे ये 60 बट्टे 100 हो जाएगा। अब उसने कहा कि शेष का 50, ये शेष बची हुई है, 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना 50/100। इसको आपने हल कर लिया 50/100 के रिस्पेक्ट में। ये उसकी बचत आ गई, ये आपको दे रखी है कितनी 1,200 रुपये, क्योंकि 80% बचा, 60% बचा, 50% बचा। ठीक है बच्चे, ये आपने हल किया। इसको हल किया आपने तो कैलकुलेट करने के लिए सारा सिस्टम उधर गुणा में कर दें, हल कर दें। 1 2 3 3 0, 2 और 1 3 0। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ कि उसकी इनकम 1,200, ये 1000 गुणा में चला जाएगा भाग से, और ये 8 × 6 × 5 गुणा से भाग में चला जाएगा, 8 × 6 × 5। देखो 6 से कितनी बार 2 बार, और 5 से कितनी बार 40 बार, और 8 से कितनी बार 5 बार। 5 का आएगा कितने जीरो 3 जीरो। तो उसकी मासिक आय
कितनी आ जाएगी, 5,000 रुपये आ जाएगी। 5,000 में से वो 1,200 रुपये बचा लेता है। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है। तो मासिक उसकी आय 5,000 रुपये होगी। यहाँ पर वो कहता वार्षिक आय याद करो, तो हम सीधा 14,400 के हिसाब से करते। एक महीने का 5,000 रुपये कमाता है तो 12 महीने के 60,000 रुपये कमाता, वार्षिक आय उसकी 60,000 रुपये हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में आपको आंसर अगर किसी ऑप्शन में 60,000 होता, यहाँ ऑप्शन में 60 दिया नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। अगर 60,000 रुपये दिया हुआ होता और आप 14,400 के हिसाब से हल करते, ये वार्षिक बचत दी है और वो पूछ मासिक रहा है, आप 60,000 कर देते, आपका गलत हो जाता, क्योंकि उसने वार्षिक दिया है और मासिक पूछा। तो आपको पहले मासिक बचत निकालनी होगी, मासिक के अनुसार आपका आंसर, या फिर आप वार्षिक के हिसाब से निकालो तो लास्ट में कुल आय निकालो, फिर एक महीने की निकाल के भी आप हल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा मासिक व्यय यानी खर्चा 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। यानी आय में 14% वृद्धि होगी और खर्चे में 7% वृद्धि होगी। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ कि 13,500 रुपये कमाए, उसमें से 9,000 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने, 4,500 रुपये। यानी उसकी मूल बचत 4,500 रुपये है। आपने कहा सर 14% वृद्धि हो गई, तो देखिए मैं यहाँ हल करता हूँ कि 13,500 में 14% वृद्धि होगी, आय में हुई है ना, तो आय में निकाल लेते हैं। 14 × 5 70, 7, 14 × 3 42 और 7 49 और 14 1 14 और 14 और 4 18, 1890। पहले कितनी थी, 13,500, तो ये 13,500 में 14% यानी 1890 की वृद्धि होगी। इसको आप 114% करके भी निकाल सकते हैं। 0 9 3 4 और 1 5 यानी 15,390 हो गई। अब जो नई उसकी आय है वो 15,390 रुपये होगी। उसमें से उसका खर्चा 7% बढ़ गया। खर्चा पहले कितना था, 9,000 रुपये। अब 9,000 का 7% से 130 रुपये आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ निकाल के बता देता हूँ। ये आपके 9,000 रुपये, इसका 7%, 7/100 आपने हल किया, 2 0, 9 × 7 63, कितना आया, 630 रुपये। अब ये 9,000 में आप अगर 630 रुपये जोड़ोगे, में 630 रुपये जोड़ोगे तो ये 9,630 रुपये हो जाएगा। पहले 15,390 कमाता था और उसमें से अब 9,630 रुपये खर्च कर दिए। बचा कितना, 0 का आपका 0 आ गया, ये आपका 6 आ गया और 7 आ गया, ये 5 आ गया, यानी कितने, 5,760 रुपये। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी थी, 4500, अब कितनी, 5760 रुपये। आपने 5760 में से 4500 घटाया तो ये आपका आ गया 1,260 रुपये। वो कह रहा है बचत में रुपए में नहीं, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आपको हल करना है। आपने कहा सर 1,260 रुपये की वृद्धि किस में, 4500 में, क्योंकि मूल बचत कितनी है, 4500 रुपये, इंटू 100 कर दिया, हल किया, 2 0 चले गए, 9 से कितना 140 और 9 से कितना 5 बार, 5 से 2 बार और 8 बार, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 28% वृद्धि हो गई। 28% वाला आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, दोबारा समझते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। 13,500 रुपये और 9,000 रुपये, ये आपकी आय है, ये आपका खर्चा है। बचत आपने अंतर निकाल लिया, 45 रुपये आ गया। वो कह रहा है 14% 13,500 में वृद्धि हुई, तो 13,500 का 14% आपने निकाला, 1,890 हुआ। तो पहले 13,500 कमाता था, 1,890 ज़्यादा कमाने लग गया तो 15,390 कमाने लग गया। अब वो कह रहा है खर्चे में 7%, तो 9,000 का 7% 630। पहले 9,000 कमाता था, अब आपने 630 ज़्यादा कमाने लग गया तो 9,630 हो गया, 6,930 रुपये। इतने अब खर्च करने लग गया ज़्यादा कमा के, तो कुल मिला के बचत कितनी हो गई, 5760 हो गई। क्वेश्चन ने कहा कि बचत कितने % हुई, पहले कितने बचाता था, 4500, अब 5760। कितने ज़्यादा बचाने लग गया, 1260। किसके रेस्पेक्ट में, मूल बचत। मूल बचत कितनी, 4500, तो 1260 4500 का कितने % है, उतने % वो ज़्यादा बचाता है। तो कितने % आया, 28%। इसका मतलब 28% ज़्यादा बचाता है।
बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी की जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाएगा। बताएं मूल भिन्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 16/21। इसी प्रकार से मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए आपका दे रखा है 3/5, बी आपका दे रखा है 4/7। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको जूम करके लिख देता हूँ। सी आपका दे रखा है 2/3 और डी आपका दे रखा है 5/7। चलिए हल करते हैं। आपने कहा सर भिन्न जो है ना वो x/y के फॉर्मेट में होता है। ये आपका x और ये आपका y इस फॉर्मेट में होता है। भिन्न का अंश अपने आप में 100% और भिन्न का हर अपने आप में 100%। आपने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक किया। क्वेश्चन का अंश जो न्यूमरेटर है उसमें 20% की वृद्धि की और जो हर है वो डिनोमिनेटर है उसमें 10% कमी की। अंश अपने आप में कितने परसेंट था, 100%। वृद्धि कितनी, 20%। तो अंश अब कितना हो गया, 120% हो गया। वो कह रहा हर है वो 10% की कमी होगी, तो पहले कितना था 100%, 10% कम हो गया तो कितना हो गया 90% हो गया। कुल मिला के ये फर्क आ गया। ये फर्क होने के बाद भिन्न क्या हो गई, 16/21 हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न आपने x/y मानी थी। मैं यहाँ पे हल करके लिख देता हूँ x/y बराबर 16/21। देखो 90 भाग में है, इधर गया तो गुणा में, प्रतिशत से प्रतिशत आप यहीं काट दो, 0 से 0 काट दो, नहीं तो बाद में हल कर लेंगे। 120 गुणा में, गुणा से भाग में चला गया, हल किया 0 से 0, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार और 3 से 4 बार, 4 से कितनी बार 4 बार, ऊपर 4 बचा नीचे 7 बचा, तो 4/7 यानी मूल भिन्न कितनी थी 4/7। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल भिन्न 4/7 थी। अगर x/y की जगह आप 4/7 रख के हर में 20% वृद्धि, ये सॉरी अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी करोगे तो आपका कितना आएगा 16/21 आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अंश अपने आप में 100% है और हर अपने आप में 100% है। उस हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए तथा हर 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामिक भिन्न 5/18 होगा। मूल भिन्न क्या था, तो 5/18 होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए आपका है 4/9, ऑप्शन बी आपका है 8/9, ऑप्शन सी आपका है 6/9। ये 2/3 भी हो सकता था, 6/9, लेकिन जैसा ऑप्शन में दिया है वैसा मैंने लिख दिया है। डी है, इनमें से कोई नहीं। वही चीज़ आप x/y में नहीं मान करके आप p/q मान लो। आपका अंश p है और q है वो हर है। क्वेश्चन ने कहा अंश में 150% बढ़ा दिया। मुझे ये बताओ अपने आप में कितना था 100%, 150 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 250%। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उस हिसाब से इनको सेट किया गया है। उसने कहा कि हर 300% बढ़ा दिया गया, हर को भी बढ़ाया, अपने आप में कितना था 100%, 300% बढ़ा दिया, कितना हो गया 400%। इस प्रकार चेंज होने पर भिन्न कितनी आई 5/18। तो ये 5/18 आ गया। हल कर लेते हैं। देखो 0 से 0 चला गया, 5 से 5 बार और 5 से 8 बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ p/q बराबर 5/18 इंटू 8 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। हल किया 5 से 5 चला गया, 8 का आधा 4 और 18 का आधा 9। तो आपका परिणामी मूल भिन्न क्या था 4/9 था। परिणामी भिन्न कितना आया था 5/18। तो मूल भिन्न 4/9 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपका 4/9 दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।